आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर में। अब आज का क्लास हम लोग पूरे प्राचीन भारत का राजनीतिक जीवन आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज हम आपको एमसीक्यू भी लगाएंगे, आज कुछ जो भी पढ़े हैं उस पर टेस्ट भी आपको देना है और तब इसमें आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। तो चलिए एक बार सभी लोग तैयार हो जाइए, एक एक अंगूठा जरा दे दीजिए और इसके बाद लाइक बटन दबा दीजिए, मित्रों तक इसके लिंक को शेयर कर दीजिए। मैं अभी अब आपके साथ काफी एनर्जेटिक ढंग से इस सेक्शन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए सभी बच्चे हमारे तैयार हो गए और आज काफी बेहतरीन ढंग से बंधन राउंड आपका चलेंगे, जो जो जरूरत है छोटे छोटे पेज को चलते हुए, और तब एक बार एमसीक्यू भी हम लोग लगाएंगे। तो चलिए एक बार लिंक को अपने मित्रों तक शेयर कर लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप देखिए एकदम बेहतर हो गया। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं उस पर जरा गौर करेंगे और उसके बाद आपका पूरा स्टेप हो जाएगा। पिछले दिन विदेशी यात्री सीख चुके थे, अब आज के क्लास में सबसे पहले हम उपाधि की बात करेंगे। एक एक स्टेप चलते जाएंगे। उपाधि से भी कई बार प्रश्न आपके रहते हैं। उपाधि के बाद सिक्का, सिक्का के बाद विवाह, विवाह के बाद कुछ चिकित्सक, उसके बाद सबकी राजधानी, तब कुछ संबंध, और सबसे इंपॉर्टेंट चलेंगे दरबार में कौन किसके थे, और लास्ट इंपॉर्टेंट एक अभिलेख से आपका पूरे बाइंड अप कर देंगे। पूरे प्राचीन भारत का अभिलेख एक साथ हो जाएगा तो आपका फुल कंसेप्ट आ जाएगा। लास्ट तक अभिलेख तक एकदम सीखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको ध्यान देना होता है। तो चलिए अब जरा उपाधि में सब बच्चे ध्यान दीजिए देखेंगे, अब जरा बढ़िया से सुनेंगे। जो लोग का ध्यान यहां पे आएगा उन लोग का क्लियर हो जाएगा। आप अपने खुद से आंसर देते जाएंगे। कुनिक किसकी उपाधि थी? आपको यही परीक्षा में पूछेगा, किस राजा की उपाधि कुनिक थी? कुनिक, जल्दी जल्दी आंसर आपको देते चले जाने हैं। कुनिक किसकी उपाधि थी? जल्दी आंसर दीजिए। कुनिक किसकी उपाधि थी? बिल्कुल देखिए कई बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। कुनिक अजात शत्रु की उपाधि थी। तो कुनिक मतलब अजात शत्रु, बिल्कुल सही जवाब। इसी प्रकार से हम अभी आपको पूछते जाएंगे और आप सभी को फटाफट आंसर करते जाना है। जल्दी से अगला आंसर दे दीजिए। उग्रसेन किसकी उपाधि थी? उग्रसेन, अच्छा प्रश्न है ये भी। उग्रसेन का मतलब होता है भारी भरकम सेना का मालिक, ज्यादा सेना का मालिक, भारी भरकम सेना के मालिक को उग्रसेन कहते हैं। अब वही क्वेश्चन आपको दिया, उग्रसेन किसकी उपाधि थी? जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। उग्रसेन महापद्मनंद की उपाधि थी। और महापद्मनंद, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये प्रथम गैर क्षत्रिय शासक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं कि प्रथम गैर क्षत्रिय शासक कौन था। तो आपको ध्यान रखना है कि महापद्मनंद ये प्रथम गैर क्षत्रिय शासक है। इसकी उपाधि उग्रसेन की है। और उग्रसेन का मतलब मैंने समझाया, भारी भरकम सेना का स्वामी। अगला नंबर एक बहुत अच्छा नाम है, यूनानी लेखकों ने इस नाम का प्रयोग किया है, सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस। अब आप, यूनानी लेखक ने किस राजा के लिए सेंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है? तो ये नाम सभी बच्चे हमारे जानते हैं, ये हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है। अगला नंबर हम लोग चलें तो पाटलिपुत्र के लिए, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र के लिए यूनानी लेखकों ने किस नाम का प्रयोग किया है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। पाटलिपुत्र के लिए यूनानी लेखकों ने किस नाम का प्रयोग किया है? तो आपको दिमाग में सेट रखना है, इसके लिए नाम है पोलीब्रोथा। पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा नाम पाटलिपुत्र के लिए प्रयोग किया गया है। अगला नंबर हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो ये नाम सभी लोग सुन चुके होंगे, अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। ये अच्छा प्रश्न है। अमित्रघात किसकी उपाधि थी? जल्दी आंसर दीजिए, मैं एक एक करके सभी चीज आपका क्लियर करूंगा। अमित्रघात किसकी उपाधि थी? जल्दी से आंसर दे दीजिए। अमित्रघात किसकी उपाधि थी?
बिल्कुल सही, अमित्रघात बिल्कुल सही जवाब। बिंदुसार की उपाधि है, बिंदुसार को ही अमित्रघात कहा गया। बिंदुसार का मतलब अमित्रघात। अगला नंबर जल्दी बताइए, किस राजा को बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कहा गया? बौद्ध धर्म का उत्पीड़क किस राजा को कहा गया? बौद्ध धर्म का उत्पीड़क मतलब बौद्ध धर्म को कष्ट देने वाला, बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा। ये दोनों नाम मिलता है पुष्यमित्र शुंग को। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा या बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कहा गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, तो अब धीरे धीरे आपका फेज आ गया। आसान क्वेश्चन सब लोग बता सकते हो। विक्रमादित्य की उपाधि, तो विक्रमादित्य एक उपाधि मिला। आप जानते हो कि विक्रमादित्य एक राजा है। 58 ईस्वी पूर्व में उसने मालवा के पास स्थित शकों को हराया था और उसी ने वहां पे विक्रम संवत प्रारंभ किया था। और उसी को देख करके फिर जो भी राजा थे वो सभी विक्रमादित्य की उपाधि अपना एक टाइटल लेना शुरू किए। और ये गुप्त वंश का राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि लिया उसी प्रकार से। इस तरह से ऐसे 14 राजा हुए जिसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया। अंतिम हिंदू राजा, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अंतिम हिंदू राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया उसका नाम क्या था? तो हेमू अंतिम हिंदू राजा है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। अब जल्दी से आपको बता देना है, नेक्स्ट उपाधि की बात करें, शक्रादित्य की उपाधि कौन धारण किया? शक्रादित्य। विक्रमादित्य के बाद एक अच्छा नाम है, शक्रादित्य की उपाधि किसने धारण किया? तो आपको ध्यान रखना है कि हुनों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण किया और सही आंसर हो गया आपका स्कंदगुप्त। अब जल्दी से एक एकदम आसान आपको दे देते हैं, लिच्छवी दौहित्र की उपाधि किसने धारण किया? आसान क्वेश्चन है। दौहित्र मतलब पुत्र होता है, बेटा होता है। लिच्छवी का बेटा की उपाधि किसने धारण किया? लिच्छवी दौहित्र की उपाधि किसने धारण किया? और बिल्कुल सही जवाब आपका है, लिच्छवी दौहित्र की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया। चंद्रगुप्त प्रथम की शादी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ और उसी कुमार देवी का बेटा है समुद्रगुप्त, और इसीलिए समुद्रगुप्त ने लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण किया। तो अब हम समझते हैं कि यह जो फेज आपका यहाँ पे है ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। उपाधि एक साथ आपके दिमाग में बैठना चाहिए। इसका एक बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे उपाधि आपका एक साथ हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लेने पर आपका पूरा उपाधि एक साथ आपके फिट हो गए। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि उपाधि का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। एक एक करके ऐसे ही एंशिएंट को जोड़ने का काम करना है। पूरे प्राचीन भारत एक साथ जोड़िए। लास्ट मूवमेंट में यही टॉनिक है। जो बच्चे अंतिम परीक्षा के दिन फटाफट एक साथ उपाधि एक साथ, बस एकदम समझिए कि आपका लाइन लेंथ मिल गया। क्योंकि अलग अलग लेसन में आप अलग अलग उपाधि पढ़ते हो तो जुट नहीं पाता। मैं भी पढ़ाता हूं तो रेगुलर में कोशिश करता हूं कि एक बार आपको चले, क्रैश में कोशिश करते हैं उसको जोड़े। एक बच्चे कह रहे हैं अशोक का, चलिए अशोक की भी उपाधि कर दें। आपकी जो भी इच्छा है सबकी उपाधि हो जाएगी। अशोक की उपाधि थी देवा नाम पिए, देवताओं में प्रिय। अशोक की उपाधि है मगधाधिराज। अब अशोक की उपाधि है जो है देवानाम प्रियदर्शी। तो ये सब अशोक की उपाधि है। एक कहीं भी उपाधि आपको मिलते हैं तो आप समझना कि अशोक की उपाधि है। एक यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन और उठता है जो अच्छा प्रश्न है। देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी, ये दोनों उपाधि अशोक के पोता दशरथ ने भी ग्रहण किया था। इसीलिए अच्छे एग्जामिनेशन में यहां तक पूछ देता है कि मौर्य काल में वह कौन था जो अशोक के बाद देवानाम प्रिय की उपाधि धारण किया। तो देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला ये दशरथ है जो अशोक का पोता है, इसने भी धारण किया था।
तो अब हम समझते हैं कि ये फेज, उपाधि का फेज आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार दूसरे फेज की ओर अब हम बढ़ रहे हैं, एक एक करके। अब इंपॉर्टेंट है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम चलने जा रहे हैं, वो है सिक्का। सिक्का जो व्यक्ति, अब एकदम देखो हम पूरे सिस्टमैटिक चलेंगे शुरू से अंतिम तक। सिक्का एक बार अगर बढ़िया से समझ गया तो प्रश्नों में सिक्का राज करेगा, प्रश्न आपसे खूब बनेगा। तो चलिए एक बार जरा सिक्का को प्रारंभ करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग थोड़ा चार्ज हो जाइए, एक बार जरा लाइक बटन दबा दीजिए, अपने मित्र तक इसके लिंक को भेज दीजिए कि सभी लोग लाभान्वित हो जाए, और एक एक अंगूठा दे दीजिए कि ताकि एकदम पूरे का पूरे सही सही सिस्टमैटिक हम लोग सिक्का पे आपका कंसेप्ट दे सके। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए एकदम हम लोग सिक्का पर बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं। देखो दो प्रकार की प्रणाली होती है, एक प्रणाली को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, और दूसरे प्रणाली को कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। ये मौद्रिक प्रणाली है। मैं बिल्कुल जीरो से चल रहा हूं ताकि आपको बातें समझ में आए। जब किसी एक पदार्थ के बदले दूसरे पदार्थ से उसका आदान प्रदान हो जाए तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आज भी कई बच्चे जो गांव में रहते हैं वो अभी भी रुपये का कम प्रयोग करके वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते हैं। अभी भी गांव में आइसक्रीम, तरबूज बिकने जाएगा तो तरबूज वाला कहेगा कि धान से बदलो, धान से बदलो, धान इधर दो, तरबूज उधर लो। ये क्या है? इसी का नाम वस्तु विनिमय है। वस्तु विनिमय का मतलब बिना रुपया के ही वस्तु का आदान प्रदान हो जाए, यहां रुपया की जरूरत नहीं है। और यही चीज हम लोग को मेन समझना है। हड़प्पा काल में वस्तु विनिमय प्रणाली है। हड़प्पा में मुद्रा है, टेराकोटा का मुद्रा है, लेकिन व्यापक मुद्रा नहीं मिला है। और जब तक व्यापक मुद्रा नहीं है मौद्रिक प्रणाली नहीं होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली चलेगा। ठीक इसी प्रकार हड़प्पा के बाद जब हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली है। फिर हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में भी हमारा ये वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि हड़प्पा, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में मुद्रा नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहे हैं। मन में बात आएगी कि क्या ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक में मुद्रा नहीं है? नियमित मुद्रा नहीं है। मुद्रा के रूप में इस कालखंड में निष्क और शतमान की बात चल रही है, निष्क और शतमान की बात चल रही है। लेकिन निष्क इस समय सोना के आभूषण रहे होंगे और शतमान गायों की संख्या शतक से संबंधित रहा होगा। कई इतिहासकार चांदी मुद्रा से भी इसको करते हैं, लेकिन ये कोई रेगुलर मुद्रा नहीं है। ये पूरे कालखंड में आप वस्तु विनिमय प्रणाली दिमाग में सेट रखेंगे। बातों को आगे की ओर बढ़ाएं। अब मौद्रिक प्रणाली का मतलब है मुद्रा का प्रयोग होना, और हम लोग यहां पे समझेंगे सबसे पहली बार मुद्रा महाजनपद पीरियड में आया है। निष्क शतमान मुद्रा पहले से भी है, रेगुलर मुद्रा नहीं है। इस समय महाजनपद पीरियड पहला है, महाजनपद काल पहला है जिस समय मुद्रा आया है। और इस समय के मुद्रा जो सिक्का है वो पंचमार्क सिक्का कहलाता है। पंचमार्क सिक्का, ये देखो एकदम ध्यान देना तो बातें क्लियर होगी। व्हाट इज पंचमार्क, ये भी आपके मन में आना चाहिए। पंचमार्क सिक्का का मतलब है दोनों तरफ से मार्किंग किया हुआ सिक्का। पंचमार्क कहते हैं दोनों तरफ से पंच किया हुआ सिक्का। और ये सबसे पहली बार महाजनपद में आया। लेकिन एक अच्छी बात और समझा दें, इस सिक्का को राजा ने जारी नहीं किया, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसको राजा ने जारी नहीं किया, इस सिक्का को व्यापारियों ने जारी किया। अपनी सुविधा के लिए व्यापारियों के द्वारा जारी किया हुआ सिक्का पंचमार्क सिक्का है। इसीलिए महाजनपद में भी बहुत व्यापक पैमाने पर सिक्का नहीं। लेकिन पहली बार अब जब महाजनपद के बाद आप जो मौर्य काल पढ़ते हो, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट अब समझो। मौर्य काल में सबसे पहली बार अब राजकीय सिक्के जारी होना प्रारंभ हो गए।
क्वेश्चन आएगा राजकीय सिक्के तो समझना मौर्य काल है। अगर आए पंचमार्क सिक्के, महाजनपद है, निष्क शतमान, ये दोनों में है लेकिन नियमित सिक्का मुद्रा नहीं है। हड़प्पा तो कंप्लीट टेराकोटा का है मुद्रा लेकिन वस्तु विनिमय पर ही बेस्ड है। अब यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है वो चीज हम आपको ध्यान करवाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि मौर्य काल में जो सिक्का है वह सिक्का किस चीज का है। तो मौर्य काल में सोना का भी सिक्का है, उसको सुवर्ण कहते हैं, चांदी का भी सिक्का है, तांबा का भी है, काकनी, मासक, कई तरह के सिक्का है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन अभी आएगा कि मौर्य काल में सबसे अधिक प्रचलित सिक्का थे चॉइस ए सोना का, चॉइस बी चांदी का, चॉइस सी तांबा का और चॉइस डी मान लीजिए कांसा का। आपको आंसर देना है कि मौर्य काल में सबसे अधिक प्रचलित सिक्का किस चीज का था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी चीज पे आपको मेन आंसर करना है कि मौर्य काल में सबसे इंपॉर्टेंट सिक्का चांदी का है। ये मेन लोगों तक सबसे ज्यादा प्रचलित है और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मौर्य काल में मेन सिक्का चांदी का सिक्का है। और चांदी के सिक्का को मौर्य काल में क्या कहते थे ये भी एक अच्छा प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। उसका नाम था करशापन या इसी को पन कहते थे। रिवर्स क्वेश्चन आता है, मौर्य काल में पन क्या था, मौर्य काल में करशापन क्या था। आपको मुस्कुराना है कि अरे पन ही तो पहला है जो चांदी का सिक्का है, इसी में वेतन मिलते थे। तो हम समझते हैं कि मौर्य काल का चांदी, करशापन या पन एकदम सभी लोग को बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया। अब यहां से और इंपॉर्टेंट फेज आया और यह काल है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय पहली बार मौर्योत्तर काल में विदेशी शासक इंडो ग्रीक, जिनको हिंद यवन कहते हैं, ये हिंद यवन पहली बार जब भारत आए तो सिक्का पर राजा का फोटो देने का प्रचलन लाए। इसके पहले सिक्का पर राजा के फोटो का प्रचलन नहीं। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हिंद यवन पहला राजा है जिसने सोना का सिक्का चलाया। जी ये देखो, अब कई बच्चे परेशान हैं कि सर सोना का सिक्का तो निष्क पहले से है, सोना का सिक्का मौर्य काल में भी सुवर्ण है, फिर क्यों कह रहे हैं कि हिंद यवन सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया। बेहतर क्वेश्चन मन में उठना भी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, अब यहां से जिस सिक्के की बात हो रही है उस सिक्के में राजा का फोटो है। ऐसा पहली बार हिंद यवन ने किया है। अब यहां से सिक्का का पूरा डिजाइन, उसका रूप रंग, उसके स्टाइल अब पूरे चेंज हो जाएंगे जो कंटिन्यू चलते रहेंगे। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हिंद यवन ने सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया। अब यहां पे आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बता दें, सोना के सिक्का में कई क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो सोना एक साथ दिमाग में सेट रखना। हम आपको थोड़ा सा बेहतर ढंग कर दें कि इसमें कभी गड़बड़ ना हो। सबसे पहले सोना, और सोना में आपको हमने बता दिया कि सर्वप्रथम किसने जारी किया, तो सबसे पहले सोना का सिक्का हिंद यवन ने जारी किया। और हिंद यवन के राजा कौन थे, अस्ट्रेटो सेकंड ने जारी किया। नाम भी दिमाग में सेट रखना। सबसे पहले अस्ट्रेटो सेकंड ने सोना का सिक्का जारी किया। अगला नंबर आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट है, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया, तो कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया। ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझाएं, गुप्त ने सबसे अधिक सोना का सिक्का जारी किया। सबसे अधिक सोना का सिक्का तो गुप्त ने जारी किया। अब जिन बच्चों को ये तीनों बात क्लियर है, एकदम फिट हो गए। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हिंद यवन में राजा है अस्ट्रेटो सेकंड, उसने सोना की सिक्का जारी किया। दूसरा नंबर है आपको सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कुषाणों ने जारी किया। सबसे अधिक सोना का सिक्का गुप्तों ने जारी किया। अब
आपके लिए एक अच्छा प्रश्न देखो यहां पे है, जो देखो बीपीएससी लेवल या दरोगा लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम होते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन का एक अच्छा लेवल होता है, और वो जो बच्चे पूरा कंसेप्ट बनाए रखते हैं उनसे बहुत मजेदार ढंग से बनता है। अब आपको थोड़ा सा लेवल हाई करेगा कि कुषाण के समय जो सोना के सिक्का थे, जो सबसे शुद्ध सोना के सिक्का थे, उसको क्या कहते थे, उसका नाम क्या था? अच्छा प्रश्न है। और सब लोग नाम सुने होंगे, उसी सबसे शुद्ध सोना के सिक्का को दिनार कहा जाता था, उसका नाम दिनार है। अब देखो एक और बेहतर प्रश्न आपको ला रहे हैं, कहोगे कि हां बहुत मजेदार प्रश्न आया। गुप्त राजा सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जारी किए, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जारी हुआ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक गुप्त राजा था जिसने पहली बार, गुप्त राजा एक है जिसने पहली बार चांदी का सिक्का चलाया, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गुप्तों का सिक्का तो सोना का है, लेकिन ये चांदी का क्यों चला दिया? तो इस गुप्त राजा का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। और इसने शकों को पराजित करने के बाद, शकों को हराने के बाद खुशी में चांदी का सिक्का चलाया, गरीबी में नहीं चलाया। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और इसने चांदी के सिक्का चलाए। हाई लेवल के जो भी परीक्षा होंगे यहां पर नाम पूछा जाएगा, मैं चाहूंगा आप नाम बता दीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस चांदी के सिक्का को चलाया, उस चांदी के सिक्का को क्या कहा जाता था? जल्दी से नाम बता दीजिए, तब समझेंगे कि एकदम लाइन लेंथ आप लोग एकदम ठीक चल रहा है। वेरी गुड, कई बच्चे देखिए बहुत ही सुंदर जवाब दिए हैं। इस सिक्का को रूपक कहा जाता था। आपको चॉइस सीधा रहेगा, रूपक था। तो आपको ध्यान रखना है कि वो सर समझ गए, रूपक था चांदी का सिक्का जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। तो देखिए सिक्का से संबंधित बात में एक दो बात और जिक्र कर ले तो आप कहा ये रूपक नाम दीजिएगा, रुपया नहीं। रुपया शेर शाह सूरी चलाएगा, शेर शाह सूरी पूछा जाएगा रुपया किसने चलाया, तो आंसर शेर शाह सूरी हो जाएगा। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दें, एक और अच्छा प्रश्न है, उम्मीद है सब बच्चे जानते होंगे। सातवाहनों ने सबसे पहले शीशे का सिक्का चलाया। शीशे का सिक्का आपसे पूछा जाएगा कि शीशा का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? सातवाहनों ने चलाया। तो शीशे का सिक्का ये दिमाग में सेट रखना है सातवाहनों के लिए। तो यह फेज अब आपका सिक्का से पूरा कंप्लीट हो गया। हम चाहेंगे कि सिक्का की बात भी आप एक बार स्क्रीनशॉट सिक्का का भी ले लीजिए, और एक बार आपके स्क्रीनशॉट ये मिलते जाएंगे तो आपके पूरे कंसेप्ट बैठते जाएंगे। एग्जाम जब नजदीक होगा तो सिर्फ कॉपी अब पूरा फेयर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। उस समय ये जो बात आपको सिखाया जा रहा है, क्रैश कोर्स का मतलब है कम समय में फास्ट रिवीजन और पूरी विषय वस्तु का लिंकेज होना, लिंकेज होना जरूरी है। और लिंक जिन बच्चों का हो जाता है वो बच्चे बहुत बेहतर करते हैं। हम पूरे लिंकेज आपका कर रहे हैं। अब जल्दी से इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इससे आगे की बात चल रहे हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट विवाह की बात चलेंगे। चलिए बच्चों का स्क्रीनशॉट हो गया। अब आपके लिए अभी हम चल रहे हैं विवाह, किनका किनका कहां पे विवाह इंपॉर्टेंट। सबका विवाह और औरत का नाम याद रखना जरूरी नहीं। कुछ राजा में आपको ध्यान रखना है कि विवाह इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने विवाह के द्वारा अपनी पहचान बनाया, विवाह के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दीजिए, चीन का सिक्का। अब ध्यान दीजिए, ये चीन का सिक्का की बात जब हम चलेंगे तो मध्यकाल में फिर सिक्का चलेगा। अब उसमें चलेगा मोहम्मद बिन तुगलक पहली बार सांकेतिक मुद्रा लाया। क्या ये सांकेतिक मुद्रा पहले से कोई लाया था? तो हाँ, कुबलई खां लाया था। ये क्या होता है सांकेतिक मुद्रा, ये सब बात फिर मध्यकाल में आपको समझाएंगे। मिडाइवल का अपना कंसेप्ट है, मिडाइवल के कंसेप्ट में फिर आपको पूरा का पूरा वो सिस्टम एक साथ आ जाएगा, जैसे एंशिएंट का हम एक साथ ला रहे। अब यहां पे हम चाहेंगे कि आप अगले स्टेप पर थोड़ा मेरे साथ गौर करें और वह स्टेप होगा विवाह।
पहला राजा जिसने वैवाहिक संबंध के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया, उस राजा का नाम आप जानते हो, बिंबिसार है। बिंबिसार को जहां जहां खतरा था वहां इस ससुराल बना लिया और वैवाहिक संबंध से इसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। और इसकी मेन 3 पत्नियां, और राजा के उस समय कई पत्नी, बहुपत्निक विवाह का प्रचलन था। पत्नियां सूचक होती थी कितना बड़ा राजा है, लेकिन जो उनके मुख्य पत्नियां होती थी उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो बिंदुसार का एक पहला विवाह है कोसल की राजकुमारी कोसला देवी से। कोसला देवी जिसके भाई आप जानते हो प्रसेनजीत हैं और इनको अजात शत्रु ने फिर हराया था। तो अभी कोसल की राजकुमारी कोसला देवी ये इनके पत्नी हो गए। दूसरी पत्नी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है लिच्छवी राजकुमारी। सब लोग जानते हैं कि लिच्छवी राजकुमारी किससे विवाह हुआ। तो लिच्छवी राजकुमारी का नाम आप लोग जानते होंगे, चेलना। तो लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह हुआ, ये दूसरा विवाह है। और तीसरी विवाह जो है पंजाब में मद्र कुल की राजकुमारी है, मद्र कुल की राजकुमारी है जिसका नाम है क्षेमा। क्षेमा या क्षेमा ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखिए 3 पत्नी आपको दिमाग में सेट रखना है। ये पत्नी है बिंबिसार की, कोसल की राजकुमारी कोसला देवी, लिच्छवी राजकुमारी चेलना, पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा। इसके बाद कुछ राजा ऐसे हैं जो अभी हमने बताया, जिसमें इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सिक्के पर पत्नी का भी नाम दिया क्योंकि पत्नी से उनकी विशेष पहचान बनी। और इसी की पत्नी का नाम अभी हमने बताया लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी जिसका नाम है कुमार देवी। और इसी कुमार देवी का बेटा है समुद्रगुप्त जिसने लिच्छवी दौहित्र की उपाधि लिया था। तो लिच्छवी दौहित्र की उपाधि हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। ये भी लाइन आप सभी लोग का बिल्कुल क्लियर होगी। इसके बाद सभी का चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह भी दिमाग में सेट रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय में सब लोग जानते हैं इनका विवाह नाग वंशीय राजकुमारी कुबेर नाग के साथ हुआ। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुबेर नाग की एक बेटी है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है और इसका नाम है प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त का विवाह संबंध इंपॉर्टेंट है और वो विवाह आप जानते हो वाकाटक नरेश से विवाह हुआ है। तो इसीलिए ये चंद्रगुप्त द्वितीय नागवंशीय कुबेर नाग, ये भी ध्यान रखना। अगला आप सब लोग जानते हो ग्रह वर्मा का शादी किससे हुआ। तो ग्रह वर्मा की शादी सबको मालूम है कि ये राजश्री के साथ हुआ है और इसी में राजश्री ग्रह वर्मा की हत्या शशांक ने कर लिया। और तब आपको मालूम है कि राजश्री, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन भाई बहन है और एक बात आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे। तो अब सभी पत्नियां जो एंशिएंट में इंपॉर्टेंट है वो आपको एक जगह हो गया। एंशिएंट में विवाह एक जगह हमने आपको कर लिया। अब चलेंगे चिकित्सक पूरे प्राचीन का, तब चलेंगे राजवैद्य पूरे प्राचीन का। राजवैद्य चिकित्सक वही है, तब दरबार वाली बात चलेगी, तब संवत और अंतिम अभिलेख से करके हम लोग इधर का सिस्टम निकल जाएंगे। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग यहां पे जरा ध्यान दीजिए। अब इसमें जरा इंपॉर्टेंट अगले फेज की ओर हम चल रहे हैं। तो अगला फेज हम समझते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है और वह है प्राचीन भारत के राजवैद्य। राजवैद्य जिनको चिकित्सक कहते हैं, इन्हीं को भीषज कहते हैं। कई बार भीषज शब्द भी मिलता है। तो भीषज, चिकित्सक ये सब एक ही है। और इसमें राजवैद्य का मतलब ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर वैद्य हैं। और कोई कोई वैद्य इतने महत्वपूर्ण थे कि 3 वैद्य का नाम आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। किसके समय थे? पहला वैद्य है, इनका नाम है जीवक, जीवक। दूसरे वैद्य का नाम आपको मालूम है धनवंतरी, धनवंतरी।
और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट वेद है, इनका नाम है चरक। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और यह प्रश्न है कि ये राजवैद किनके दरबार में रहते थे, ये क्वेश्चन है। अब जल्दी जल्दी आपको ये पूरे ध्यान रखना है कि ये किनके दरबार में थे, जीवक किनके दरबार में थे। बेहतर प्रश्न, और सभी लोग जानते हो कि जीवक बिंबिसार के दरबार में थे। बिंबिसार, देखो बिंबिसार के राजवैद जीवक हैं। जीवक का नाम इसीलिए चर्चा में आता है क्योंकि अवंती के राजा चंड प्रदोत को पीलिया रोग हो गया था, जॉन्डिस जो उस जमाने का है, और चंड प्रदोत के पास जितने वैद्य थे उस सब जवाब दे दिए थे कि बच नहीं पाइएगा। और उस जमाने में जब सोचो कि पूरे डॉक्टर जवाब दिए हुए हैं चंड प्रदोत को, और उस समय चंड प्रदोत जब बिंबिसार से संपर्क किया तो इसने अवंती के राजा को ठीक किया, और इसीलिए आपको जीवक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा नंबर है धनवंतरी। धनवंतरी आपको मालूम है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में राजवैद्य थे। और तीसरा नंबर है चरक, और चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। ये तीन राजवैद्य सभी बच्चे को बार बार ये तंग करते रहेगा, लेकिन एक बार आप अगर इस फेज को जोड़ दिए तो बस फिट हो गया। आपको कभी भी पूछेगा जीवक बिंबिसार, धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय, चरक कनिष्क, काम कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद दरबार में एक साथ तब लेना स्क्रीनशॉट। पहले अब ध्यान दो, दो व्यक्ति के दरबार के व्यक्ति का नाम याद रखना पड़ता है, बाकी में जरूरत नहीं है, लेकिन दो ऐसे हैं जिसमें एक है चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, और दूसरा है कनिष्क। इन दोनों के दरबार में कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके दरबार में कौन कौन है। ये दरबार की बात ध्यान रखने पड़ेंगे, और आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कनिष्क के दरबार में अश्व नाचे, घोड़ा नाचे। घोड़ा नाचे किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार। जिन बच्चों को नहीं याद होता है बस एक बार में आपको याद हो गया कि कनिष्क के दरबार में अश्व नाचे, घोड़ा नाचे। बोलो जी, घोड़ा नाचे कनिष्क के दरबार में। और सब लोग को क्लियर हो गया, अश्व से नाम है अश्वघोष का। बुद्ध चरितम पुस्तक लिखने वाले अश्वघोष है। नाचे, ना से नाम ध्यान रखना नागार्जुन है, नागार्जुन है, और च से ध्यान रखना चरक है। ये ज्यादातर इन तीनों का नाम आपसे पूछा जाता है कि नागार्जुन किसके दरबार में थे, चरक किसके दरबार में थे, अश्वघोष किसके दरबार में थे। आपको दिमाग में ध्यान रखना है अश्व नाचे। अगर याद आता है वसुमित्र तो वो भी कर सकते हो, चौथी बौद्ध संगीति के कारण ये भी महत्वपूर्ण है। तो अश्व नाचे से हम समझते हैं कि कनिष्क के दरबार वाली बात क्लियर हो गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है कालिदास। और कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर ने जो मानक इंग्लिश भाषा में रखा, कालिदास ने वही मानक संस्कृत में तय किया। इसीलिए आपको दिमाग में सेट रखना है कि भारत के शेक्सपियर कौन कहलाते, कालिदास कहलाते। क्योंकि कालिदास के पुस्तक आपको ध्यान में है रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। ये सभी पुस्तक आपको जो है ऋतु संहारम, ये सब पुस्तक आपके कालिदास के दिमाग में सेट होना चाहिए। ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब पुस्तक आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम रहना चाहिए। अब हम लोग इसके बाद चले, मतलब कालिदास बहुत बड़े साहित्यकार हैं। संस्कृत का इन्होंने एक बहुत बढ़िया मानक तय किया।
दूसरा, संस्कृत के एक शब्दकोश पहली बार लिखने वाले थे जिनका नाम था अमर सिंह, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था अमरकोश। और अमरकोश संस्कृत का सबसे पहला एक डिक्शनरी है। अमर सिंह के बाद अगला नंबर अभी नाम हम लोग देखे धन्वंतरी, और धन्वंतरी अभी हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के राजवैद्य है, धन्वंतरी राजवैद्य है। इसके बाद हम लोग देखें अगला नाम है वराह मिहिर। वराह मिहिर, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वराह मिहिर कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वराह मिहिर खगोलविद थे। वराह मिहिर खगोलविद हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वराह मिहिर के पुस्तक का नाम क्या है, इनका पुस्तक भी पूछा जाता है। यही सब जो देख रहे हो यहीं से मेन प्रश्न रहेंगे आपके। वराह मिहिर के पुस्तक का नाम क्या है, तो इनके पुस्तक का नाम है पंच सिद्धांतिका। वराह मिहिर के पुस्तक का नाम है पंच सिद्धांतिका। आपसे कभी भी आएगा पंच सिद्धांतिका पुस्तक तो आप कहोगे कि वो समझ गए, वराह मिहिर का पुस्तक है पंच सिद्धांतिका। और दूसरा पुस्तक है, इसका नाम है बृहत संहिता। बृहत संहिता ये भी वराह मिहिर के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक। इसके बाद एक और चंद्रगुप्त या गुप्त काल में आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने ही शून्य का खोज किया। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमते हैं। ये दोनों बात, मतलब शून्य के खोज करने के कारण गणितज्ञ हैं और पृथ्वी घूमती है ये बताने के कारण खगोलविद है। तो आर्यभट्ट खगोलविद भी है और आर्यभट्ट गणितज्ञ भी है। और आर्यभट्ट की भी एक पुस्तक है आर्यभट्टीय। और इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो यहां से आपको एक प्रश्न आ जाएंगे, इसीलिए इस बात को एक बार अपने से सेट कर लीजिए। एक बेहतर सेक्शन आपका यहां पे हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाए। ये सेक्शन भी आपके कंप्लीट हो जाए, हम पूरे कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम अट जाए आपका। अब यहां से सब लोग एकदम क्लास और जोर से कीजिएगा, क्योंकि हम पूरे अभिलेख लाइनअप करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फेज अब आएगा। अगला 10 मिनट जो हमारे साथ बच्चे रह गए उनका एंशिएंट लगने लगेगा कि सर एकदम हलवा बना दिए आप एंशिएंट का, कोई दुख नहीं हमारा हुआ। अब चलिए पूरे आपका हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हम चलने जा रहे हैं, और वह चलने जा रहे हैं पूरे प्राचीन भारत का अभिलेख। लिखा हुआ कहीं कहीं जो लेख है वो अभिलेख है, और जितने इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो एक साथ करेंगे। लेकिन उसके लिए तालमेल जरा एक साथ बैठ जाए हम दोनों का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अभिलेख पढ़ाएंगे। अशोक अभिलेख से लेके जितने अभिलेख हैं सब आपका भी हम सही करेंगे। और इसके लिए आपको छोटा सा काम करना, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आपको भी हमारे लिए करना होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, और कुछ नहीं। बस इशारों में ही आप सब बात समझ गए। हर बात को खोल के ही रख दे ये जरूरी नहीं। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसा ना हो कि ओनली एक्शन देयर इज नो रिएक्शन, तब तो दिक्कत होगी। मतलब देखिए, ईशान के लिए इशारा काफी था और इशारों में ही सभी लोग बात समझ गए। तो बस अब देखिए कितना मजेदार फेज आपका अब आने वाला है। देखिए कितना मजेदार फेज अब आपका आने वाला है। सारे अभिलेख को हम एक साथ करेंगे, और ये एक साथ जब पढ़ेंगे ना तभी याद रहेगा, नहीं तो याद रहने वाला ये फेज नहीं है, हमेशा गड़बड़ हो जाता है। अब इसको याद रखने के लिए आपको हम एकदम शुरुआत से चल रहे हैं। सबसे पहला अभिलेख बागोसकोई अभिलेख। बागोसकोई अभिलेख एकदम सुनते चलिएगा मेरे साथ, एक एक बात ध्यान रखिएगा तो आपको क्लियर होते चला जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा टाइम देंगे, वह होगा अशोक का अभिलेख। मौर्य काल में अशोक का अभिलेख, इस पर टाइम देंगे, इसमें क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। फिर अशोक के अभिलेख जब पढ़ लोगे
तब इंपॉर्टेंट होगा हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, नासिक का अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, स्कंदगुप्त का एरन का अभिलेख, महरौली का अभिलेख, गरुड़ स्तंभ की स्थापना, एहोल अभिलेख, सब चलेंगे। अभी जितना अभिलेख है आपको अभी लगेगा कि एकदम जबरदस्त लॉक कर दिए, जबरदस्त लॉक करने हम जा रहे हैं। आपको लगेगा कि अभिलेख की पूरी दुनिया हमारी सही हो गई। बस एकदम ध्यान दीजिए हमारे साथ, छोटी सी बात देखो। बागूस कोई मध्य एशिया में स्थित है और बागूस कोई अभिलेख से ही चर्चा मिलती है कि मध्य एशिया के देवता इंद्र और अग्नि थे। और इसी चीज को हम लोग देखें कि आर्यों के भी देवता इंद्र और अग्नि थे, तो बागूज कोई अभिलेख से ही ज्ञात हुआ कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। और इसीलिए बागोज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण हो गया कि बागोज कोई अभिलेख कहां है, तो मध्य एशिया में। क्यों पढ़ना है बागोज कोई अभिलेख? क्योंकि बागोज कोई अभिलेख में जो आर्यों के देवता हैं, ऋग्वादिक कालीन देवता हैं, उनके नाम की चर्चा यहां मिलती है। और इससे पता चलता है कि वो समझ गए, ये दोनों का दोनों हम लोग समझ गए कि जुड़े हुए एक साथ। दूसरा नंबर की बात चले, अशोक का अभिलेख एक सबसे बेहतर और हिट टॉपिक है। इस पे थोड़ा सा 2 मिनट आप ध्यान दे दीजिए और तब आपको क्लियर हो जाएगा। राकेश जी हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाइए। मरे हुए को क्या करोगे, प्रीवियस ईयर आ चुका है, ताजा क्वेश्चन करने के फेर में रहो। प्रीवियस तो सब कभी ना कभी बनाए होगे तो BC लगा ही दोगे। अपने आप को तैयार करो कि कुछ सर ताजा चीज चले और इसी से तुम्हारा रिजल्ट होगा। प्रीवियस ईयर सब पढ़ोगे तो 1000 क्वेश्चन बनाओगे तो एक क्वेश्चन लड़ेगा, वो नहीं भी बनाओगे तब भी वो एक बन जाएगा। क्यों टाइम बर्बाद करना? प्रीवियस को केवल थर्मामीटर मानना, बस जब सब पढ़ लेना तो उसमें भिड़ाना कि बन रहा है कि नहीं, बस उसके लिए प्रीवियस। बस जैसे ही वो वाला थर्मामीटर भिड़ाओ और देखे कि कांटा उठ रहा है तो समझना सही पड़ रहा है। वो लास्ट में, ना कि पहले ही बस थर्मामीटर भिड़ाते रहो, पढ़ो नहीं, केवल थर्मामीटर भिड़ाते रहो। कई लोग सांस नहीं लेना चाहता, केवल छोड़ते रहे। असर ज्यादा निकले, कैसे निकलेगा यार? पहले घींचो कस के, घींचोगे तो ज्यादा निकलेगा। और बस उसी के मेन फेर में रहो कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियर हो जाए। बाकी क्वेश्चन के तुम फेर में हो तो क्वेश्चन हम चाहेंगे तब सही होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं सही होगा। तुमको लगता है कि बहुत याद करके रखे हैं तो देखो ना, एकदम तुम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो वही हमारी मर्जी चलेगी। हम एकदम हल्का दे देते हैं। अशोक के अभिलेख का सबसे पहले पता किसने लगाया, या अशोक के अभिलेख का पता सबसे पहले कब लगा? अब चॉइस ए में है 1745, बी में है 1750, सी में है 1837, डी में है आपका 1947। एकदम हल्का क्वेश्चन दे दिए, बताओ तुमको, देखें कि कितना पढ़ा है। एकदम हल्का दे देते हैं। अशोक के अभिलेख का पता सबसे पहले कब लगा? जल्दी से आंसर बताओ तो समझेंगे कि नहीं पढ़ने वाला वो, तब तो क्वेश्चन कराएंगे तो फायदा करेगा, फिर पढ़ाने की जरूरत नहीं है हमको। अब देखिए आंसर आना शुरू होगी। इसी में अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें, वेरी गुड, देखिए बहुत बढ़िया, कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 1837। अच्छा जल्दी बताओ, अशोक के अभिलेख, अशोक का अभिलेख का पता कौन लगाया? कब छोड़ दें, कौन लगाया? अब इसमें हम लोग आपको दे दें चॉइस ए में जेम्स प्रिंसेप, बी में आपको दे दें टिफेल एंथर, सी में आपको अगर हम दे दें चार्ल्स मैसन, और डी में आपको दे दें दयाराम शाहनी। बताओ अशोक के अभिलेख का पता कौन लगाया? एकदम हल्का क्वेश्चन दे दिए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी आंसर करो। अशोक के अभिलेख का पता किसने लगाया? जल्दी आंसर करो। मैं भारी नहीं पूछता, मैं स्पिनर हूं, स्पिन करवाता हूं। बस स्पिन पे जो ध्यान दिया उनका क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, देखो अब पता चल गया। देखो अब तुमको समझाएंगे तो बातें क्लियर हो जाएगी। कई आपके मित्र बहुत अच्छा सही कर रहे हैं। यहां पे 2 बात है। अशोक के अभिलेख का मतलब यहां पे मेन कहने का सेंस ब्राह्मी लिपि है। यहां पे कई बार इसी क्वेश्चन को ब्राह्मी लिपि शब्द करके भी पूछता है।
चूंकि अशोक का अभिलेख ज्यादातर ब्राह्मी में ही मिला है, खरोस्ती लिपि में सिर्फ 2 जगह है, शाहबाजगढ़ी और मनचेहरा। अभी बात करेंगे, आपको क्लियर होगा। तो ब्राह्मी लिपि का पता सबसे पहले 1750 में टीफे लैंथर ने लगाया था। कई बच्चे जो जेम्स प्रिंसेप कर रहे हो तो लड्डू नंबर हो गया। सबसे पहले पता 1750 में टीफे लैंथर ने लगाया, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया। और सबसे पहले पढ़ा कौन? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इस शब्दों को नहीं ध्यान दोगे तो परीक्षा में कैसे सही होगा। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि एकदम हल्के टॉपिक में भी देखो कितना खतरनाक मोड़ लेता है। जो बच्चे स्थिर नहीं है, नहीं ठीक से सुनोगे बात, नहीं निकलेगा, तुमसे गलती होना ही होना है। हाँ, बातों को एकदम जबरदस्त ढंग से समझ रहे हो तब सही हो जाएगा। 2 बात है, पता लगाना और पढ़ना। 2 बात है, परीक्षा में इस बात पर ध्यान देना। पता की बात होगी 1750 टीफे लैंथर, पढ़ने की बात होगी 1837 जेम्स प्रिंसेप। अब बात को सुनो, हमारे साथ पहले समझो, फिर क्वेश्चन राउंड भी होगा, लेकिन क्वेश्चन राउंड सिर्फ टेस्टिंग के लिए। मैं चाहूंगा कि एकदम वो लाइन आपका ठीक हो जाए, तब वहां पे हम आपको बात करेंगे। पहले अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहे हैं। यहां पे अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ 2 मिनट सुन लेंगे स्थिर से, 2 मिनट, वे कहेंगे कि नहीं एकदम जबरदस्त, हमारा ठीक ठाक हो गया। सुनना जरा ध्यान से। अशोक का अभिलेख 3 प्रकार का है। एक बड़े बड़े चट्टानों पर लिखा हुआ है, उसको बृहद शिलालेख कहते हैं। एक छोटे छोटे पहाड़ों पर है, उसको लघु शिलालेख कहते हैं। और एक पत्थर के रूप में, खंभा के रूप में है, उसको स्तंभ लेख कहते हैं। और एक पहाड़ गुफा के रूप में है, उसको गुहा लेख कहते हैं। 4 जगह बात लिखा हुआ है और सब पर थोड़े थोड़े सुन लोगे तो कहोगे कि हाँ, अब कंसेप्ट मेरा बन गया। कंसेप्ट बनाओ ठीक से। पहला बात, बृहद शिलालेख बड़े बड़े पहाड़ों पर लिखे गए हैं। और आपसे क्वेश्चन आएगा, बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? तो 14। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर दे दो। बृहद शिलालेख कितने जगह से मिले हैं, कितने स्थान से मिले हैं? एक बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो कंफ्यूजन एकदम, देखो अभी हम तुम्हारा ठीक कर देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तुम कहोगे कि अभी मेरा कंसेप्ट ठीक हुआ, इसके पहले पढ़ते थे तो बात ही समझ में नहीं आती थी। और देखो अभी मैं कंसेप्ट आपका कैसे ठीक करने जा रहा हूं। सबसे बढ़िया कंसेप्ट है कि अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या 14 है, जो 8 स्थानों से मिले हैं। जो बच्चे 14 मार रहे हो, लड्डू नंबर हो गया। 8 स्थानों से मिले हैं। अब देखो कितना उल्टा पुल्टा बात है। कई बच्चे हमें यह सोचते हैं कि सर 8 जगह से मिला है तो संख्या 14 क्या कार है? अच्छी बात है, दिमाग में आना भी चाहिए, यही तो समझना है। अशोक ने 8 जगह अपनी 14 बातों को लिखवाया, इसीलिए इसकी संख्या 14 है। संख्या 14 का मतलब अशोक की 14 बातें कितने जगह? 8 जगह से मिली। ये चीज संख्या है। पूछेगा संख्या तो 14, स्थान तो 8। आपसे पूछा जाए, अब देखो जो बच्चे का कंसेप्ट नहीं है, अब देखो क्वेश्चन परीक्षा का सेटर अगर अच्छा मिल गया, तुम देखो जो यूट्यूब पर देखते हो ना कि बस ये 50 पढ़ लो इसी में से रहेगा, तो उसके ज्यादा लोग व्यू देखते हैं। उसमें एक व्यू आपके सेटर का भी होता है जो क्वेश्चन सेट करता है। उसको कमजोर मत समझो, वो भी स्मार्ट, वो भी देखता है कि आजकल चल क्या रहा है, तो देख रहा है कि बच्चे दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, टीचर ताल ठोक रहे हैं, यही छप जाएगा 50 क्वेश्चन। उसका भी एक व्यू है और उसने भी देखने के बाद आहिस्ते से मुस्कुराया और एक ताजा क्वेश्चन सेट करके मुस्कुरा दिया कि अच्छा हुआ इन लोग यही सेट किया था, हम नए में निकल गए। तो आपको केवल नया नया खूब सोचना है, पुरनकन तो ऐसे ही बनना है। अब बता दो हमको जल्दी से सोच के कि अशोक के बृहद शिलालेख आपसे क्वेश्चन पूछे किस राज्य में नहीं मिला है, किस राज्य में नहीं मिला है। अब चॉइस ए तुमको दे दें बिहार, चॉइस बी में तुमको दे दें महाराष्ट्र, चॉइस सी में आपको दे दें उत्तराखंड और चॉइस डी में आपको दे दें गुजरात।
एकदम आसान क्वेश्चन। अब लेकिन वही बच्चे बना पाओगे जो तेज बच्चे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन साधारण बच्चों के लिए नहीं है। जो बच्चे रटन छाप हैं, झोला छाप जिसको हम कहते हैं, उससे नहीं बनेगा, पक्का नहीं बनेगा। लेकिन जो बच्चे के पास अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, जिसको शिक्षक ने मामला फिट करवाया है कि बाबू रटने के फेर में नहीं समझने के फेर में रहो, वो बना देगा। जल्दी आंसर करो मेरे साथ। देखिए अब आपके आंसर खुद आप लोग देख लो, जो आपके आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। खुद आंसर देखो, आपके कमेंट बॉक्स के आंसर एक समान नहीं है। ये बताता है कि सभी बच्चे एक तरह के दिमाग इसमें नहीं रख रहे हैं। क्यों? ये ताजा क्वेश्चन है, हम ताजा क्वेश्चन पे भरोसा करते हैं। नहीं आया लेकिन आ सकता है, ये मान के नहीं चलना है कि नहीं आएगा। आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बुद्धि ठीक रखो। हाँ बिल्कुल, कई बच्चे उत्तराखंड की बात सोच रहे हैं क्योंकि बहुत दूर है। सही बात सोच रहे हैं भाई, उत्तराखंड तो बहुत दूर है। बहुत बढ़िया, उत्तराखंड की बात सोच रहे हैं। अभी हम आपको समझा दें, 8 जगह में 2 जगह ऐसे हैं जो भारत में नहीं है, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। ये 2 जगह ऐसे हैं जो भारत में नहीं है, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ये दोनों भारत में नहीं है। अगला नंबर ध्यान दो, उत्तराखंड में आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है कालसी, उत्तराखंड में है। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है गिरनार, गिरनार। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है सोपारा। तमिलनाडु के पास जगह है जिसका नाम है एरारगुड्डी, एरारगुड्डी। और 2 जगह है उड़ीसा में, एक का नाम है धौली और दूसरा का नाम है जोगड़। ये 8 जगह ऐसे हैं जहां बृहद शिलालेख मिले हैं 14। यानी कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कौन भारत में नहीं है। देखो जो लोग मानचित्र पे कमांड करोगे मेरे साथ, वो लोग का राज है। मानचित्र नहीं पढ़ोगे कभी याद नहीं होगा, रटते रहोगे, झक मारते रहोगे, कभी याद नहीं होगा। हाँ, मानचित्र अगर तुम्हारे दिमाग में आ गया, किसी प्रश्न का आंसर दे सकते हो। यानी हम लोगों ने क्या देखा, 2 जगह इंडिया में अभी नहीं है, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, यहाँ उड़ीसा में भी है। तो इसका मतलब बिहार में बृहद शिलालेख नहीं मिले हैं। और मिलेंगे भी कैसे? ये कोई रटने की बात है? बड़े बड़े पहाड़ों पर ये लिखे गए हैं। बिहार में कहां बड़ा बड़ा पहाड़ है भाई? है नहीं, कहां लिख देगा? और इसीलिए बिहार में नहीं है। ये सभी उन्हीं जगहों पर है जहां बड़े बड़े पहाड़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत बढ़िया समझ रहे हो, थोड़ा सा मेरे साथ समझते जाओ तो कहोगे कि हां सर बहुत बेहतरीन हम समझ पाए। देखो जो भी जगह इंडिया में है, ये सभी के सभी इंडिया वाले जगह ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। जो इंडिया में नहीं है, ये दोनों जगह खरोस्ती लिपि में लिखे गए हैं, क्योंकि भारत में नहीं है, दूर है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया, अशोक के कौन सा अभिलेख खरोस्ती लिपि में है, और वहां पे चॉइस दिया गया धौली, कालसी और शहबाजगढ़ी। कई बच्चे परेशान है कि सर ये सब तो हमको याद ही नहीं होता, हमेशा भूल जाते हैं कौन ब्राह्मी में कौन खरोस्ती में। तुम इसीलिए भूलते हो क्योंकि तुम रट्टा मारते हो। मानचित्र ठीक करो, 2 भारत में नहीं है और दोनों खरोस्ती है, बाकी सभी ब्राह्मी में। अगला एक और इंपॉर्टेंट बात, अशोक इन 8 जगह पे 14 बातें इंपॉर्टेंट लिखा। बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं और आपको अभी लगेगा कि हां सर एकदम समझ गए आप। अशोक ने अपनी 14 बातें इन सभी 8 जगह पर लिखा, जिसमें 13वां नंबर पे उसने सभी में लिखा कि मैं अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया और युद्ध की विभीषिका को देखने के बाद हमारा हृदय पिघल गया। राजगीर और बिहार शरीफ में उतने बड़े पहाड़ नहीं है, यह बृहद शिलालेख की बात चल रही है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ चाहिए उसके लिए। बृहद का मतलब बहुत बड़ा, और इन जगहों पे काफी बड़े बड़े पहाड़ हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, यहाँ पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। वो पर्वत श्रेणी बड़े बड़े रेंज चाहिए थे। आप केवल जो है देख रहे हो अभी बिहार शरीफ वाला, वो पहाड़ नहीं पहाड़ी है। तो अभी पहले बात को अब समझो। 13वां नंबर पे इसने कलिंग युद्ध की चर्चा किया और इसने कहा कि मैं अपने शासन के 8वें वर्ष, अपने शासन के 8वें वर्ष हमने कलिंग युद्ध किया और युद्ध की विभीषिका देखने के बाद मेरा हृदय पिघल गया। इंपॉर्टेंट बात है। अब सभी बच्चे को दिमाग में ये आ गया होगा कि कलिंग युद्ध की चर्चा कैमे शिलालेख में है, तो 13वें में। लेकिन अशोक कितना तेज था, वो कहा कि धौली जोगड़ ही कलिंग में है।
अगर कलिंग में लिख दोगे कि हम बहुत लोग को मारे, मेरा हृदय पिघल गया, इन लोग पर बड़ा खराब प्रभाव पड़ेगा। और इसीलिए अशोक ने धौली और जोगर में 13वां नंबर को चेंज कर दिया, जिसको अतिरिक्त अभिलेख के नाम से जानते हैं। कई बच्चे देखो रटने लगता है और भूलता है, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूं, तुम कभी नहीं भूलोगे। तुम बताओ अशोक के जगह बैठ जाओ और तुम अगर लिखवा रहे हो तो क्या तुम लिखोगे कि हमको हम बहुत मारे थे शासन के 8वें वर्ष और इतना खून गिराया था कि मेरा हृदय पिघल गया? ऐसा कभी नहीं लिख सकते। और अशोक ने भी वही किया। अशोक ने यहां पे अतिरिक्त अभिलेख दिया और 13वां नंबर पे धौली और जोगर में लिखा कि सारी प्रजा मेरे संतान है, सारे प्रजा हमारी संतान है। पूछेगा कहां लिखा गया, तो धौली में लिखा गया। अशोक सोचो, एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यहां पे प्रकट किया, सारी प्रजा संतान के बारे में उसने लिखा। अब यहां पे ये कंसेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया। बृहद शिलालेख से अब जनरली प्रश्न आपके बन जाएंगे। अब यहां पे हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर, लघु शिलालेख में जो प्रश्न बन सकते हैं तेजी में सुना जाए। लघु मीन्स छोटा होता है, और अशोक के लघु शिलालेख से उसके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत का मतलब वह क्या था, उसकी जानकारी लघु शिलालेख से मिलती है। और लघु शिलालेख में 4 क्वेश्चन मेन पूछे जाते हैं। चारों प्रश्न हम चाहेंगे आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। पहला, अशोक के किस अभिलेख में मगधाधिराज उसको कहा गया? मगधाधिराज, मगध का अधिकारी, मगधाधिराज। तो ध्यान रखना है, भाब्रू के अभिलेख में अशोक ने अपने को मगधाधिराज कहा। सभी अभिलेख में अशोक ने अपना नाम देवानाम पिये पियदस्सी मगधाधिराज ऐसा टाइटल दिया है। सिर्फ 2 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक आया है। आपको बताना है कि कौन सा 2 अभिलेख ऐसा है, कौन सा 2 ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक आया है। अच्छा क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, एक का नाम है मास्की और दूसरा का नाम है गुर्जरा अभिलेख। मास्की और गुर्जरा, ये 2 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक आया है। देखो ये सब क्वेश्चन जो अभी बता रहा है ना, ये एकदम दिमाग में एक जगह फिट रखना, यही प्रश्न बनेगा तुम्हारा। तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? अशोक के किस अभिलेख में उसके पत्नी का नाम आया? तो अशोक के एक अभिलेख है जिसको हम लोग रानी का अभिलेख कहते हैं, और यह है कौशांबी। कौशांबी का अभिलेख, इलाहाबाद अभिलेख, ये रानी का अभिलेख है जिसमें अशोक की पत्नी का नाम आता है जिसका नाम है कारुबाकी, और उसका बेटा का नाम आता है और बेटा का नाम है तीवर। अब कभी कभी क्वेश्चन अच्छा लेवल पे पूछ सकता है कि अशोक के किस पत्नी का नाम अभिलेख में मिला है, तो कारुबाकी होगा। अशोक के किस बेटे का नाम अभिलेख में मिला है, तो आंसर तीवर होगा। चॉइस में महेंद्र भी देगा, संगमित्रा भी देगा, बच्चे उधर मारेंगे तो लड्डू नंबर हो जाएगा। अगला नंबर एक और बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा कर दे, अशोक का एक अभिलेख है जिससे कर प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है। टैक्सेशन पे उस समय कितने कर लग रहे थे, उस पे प्रकाश पड़ता है। और ये अच्छा प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख से उस समय के कर प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है? तो आपको ध्यान रखना है कि टैक्स लेने के लिए कहोगे कि रुक जाओ भाई, और अभिलेख का नाम है रुकमनदेई अभिलेख। रुकमनदेई अभिलेख, और बस दिमाग में आपका सेट होना चाहिए। रुकमनदेई अभिलेख से एक कर प्रणाली का पता चलता है कि अशोक ने गौतम बुद्ध के जन्म स्थल पे जाके टैक्सेशन जो 1/6 था उसको 1/8 कर दिया। ये टैक्सेशन चल रहे थे, इसकी जानकारी रुकमनदेई अभिलेख से पता चलता है। राजा को षड्भांगी कहा गया था, 6ठे हिस्से का भाग 1 लेने वाला। और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अभिलेख से टैक्स की प्रणाली, रानी का अभिलेख, अशोक का नाम अशोकाना, मगधाधिराज होना। ये जो है लघु स्तंभ का बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ये लघु शिलालेख के बाद अगला नंबर हम बारी चलते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख की संख्या 7 है और ये 6 स्थान से मिले हैं। ये 6 स्थान में इंपॉर्टेंट है, 3 बिहार से, 3 बिहार से,
लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा, ये तीनों चंपारण में, बिहार में। और इंपॉर्टेंट स्तंभ लेक चुनार के जो है खान से, पहाड़ से एकास्म पत्थर का प्रयोग किया जाता था, एक ही पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और इसमें जहां बड़े बड़े पहाड़ नहीं थे वहां पे राजा इसको गड़वा करके इसमें अपनी बात लिखवाता था। और अपनी बात में ये 6 स्थान पे है जिसमें दिमाग में सेट रखना है। एक जगह था मेरठ, अब ज्यादा ऊपर मेरठ हम कर दिए, ऐसे मेरठ यूपी में है, तो एक जगह आपको करें मेरठ, दूसरा जगह है इसका नाम है टोपड़ा, ये हरियाणा में है, और तीसरा जगह है इलाहाबाद, प्रयागराज में है, और इसके बाद 3 जगह आपके हैं बिहार में, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा। यहां पे एक क्वेश्चन अच्छा आता है, मेरठ और टोपड़ा इन दोनों अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। फिरोज शाह तुगलक जब तुगलक वंश आया मध्यकाल में, तो वो जब राजपथ से जा रहा था शिकार के लिए, रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर देखा और उस पत्थर को वह टांग करके दिल्ली लाया। दिल्ली वाले पत्थर को भी टांग, मेरठ वाले को भी टांग के दिल्ली लाया। उसमें देखा कि कुछ लिखा हुआ है, सब हटवा के पढ़वाने का प्रयास किया, कोई नहीं पढ़ पाया क्योंकि लिपि चेंज थी, ब्राह्मी लिपि थी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरठ और टोपड़ा के जो स्तंभ लेख है उसको किसने दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक। तो हम समझते हैं कि ये बात भी सभी लोग का क्लियर हो गया। गुफा का मतलब आपको दिमाग में सेट रखना है कि अशोक ने बराबर पहाड़ जो गया के नजदीक है, जहानाबाद के नजदीक है, इस बराबर पहाड़ में गुफा को बनवाकर आजीवक संप्रदाय को दान दे दिया, आजीवक संप्रदाय को दान दिया। और अशोक के पोता दशरथ ने भी गया के नजदीक नागार्जुन पहाड़ी में गुफा बनवाकर आजीवक संप्रदाय को दान दिया। तो गुफा से भी प्रश्न आपके रह सकते हैं। तो ये जो फेज आप लोग देखे, ये पूरा फेज महत्वपूर्ण था अशोक के अभिलेख से रिलेटेड। अशोक के अभिलेख के बाद अगला नंबर अब थोड़ा थोड़ा हम लोग को सुनना है, उम्मीद है कि एकदम फटाफट हो जाएगा। एक का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, अब एकदम सुनते जाओ, ये सब अभिलेख एकदम अब तेजी में, और फटाफट सुनोगे, एकदम फिट हो जाओगे। ये सब सिर्फ एक ही उपाय है, एक साथ अभिलेख पढ़ोगे, अभिलेख जीवन भर याद रहेगा। जैसे तैसे चैप्टर वाइज पढ़ोगे, उस समय एक तो कम समझोगे, अगर समझ भी गए बाद में भूल जाओगे। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम लॉक कर दे, तुम्हारा लॉक कर दे, एकदम लगे कि सर मजेदार हो गया। अब हाथी गुम्फा अभिलेख जो रिलेटेड है, 3 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। पहला, हाथी गुम्फा अभिलेख किस पहाड़ पर है? दूसरा, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ये दोनों बात आपसे पूछे जाते। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, हाथी गुम्फा अभिलेख से किसकी किसकी जानकारी मिलती। 2 बात भी कम से कम हम चाहेंगे कि सभी लोगों को एकदम बिल्कुल याद हो जाए। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में स्थित है और यह हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी के पहाड़ी पर है। उदयगिरी के पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये दिमाग में आपको सेट रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। खारवेल, और इसी से पता चलता है कि खारवेल जैन धर्मावलंबी है। तो देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि कलिंग राजा खारवेल का संबंध किससे है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। यह उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। हाथी गुम्फा अभिलेख आपका क्लियर हो गया। अगला नंबर हम लोग देखें, हाथी गुम्फा अभिलेख के बाद फिर अभिलेख चले तो एक इंपॉर्टेंट और अभिलेख है, इसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख सुनना है ठीक से, जूनागढ़ ये गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह अभिलेख पहला संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख पहला कौन है? तो वो जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख को किसने बनाया? तो इस अभिलेख को बनाने वाला रुद्रदामन है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह शक शासक है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विदेशी शासक होते हुए संस्कृत का अभिलेख लिखा है। संस्कृत में अभिलेख लिखा है विदेशी होते हुए। अगला एक इंपॉर्टेंट है कि जूनागढ़ अभिलेख, इसी से पता चलता है कि गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का मतलब सिंचाई के लिए पहली बार अगर हम किसी झील की बात करें, किसी नहर की बात करें, तो वो सुदर्शन झील है सबसे पहला। जैसे आप लोग अभी जो सेट बनाए हो वो एक लाइन रटे हुए होगे कि फिरोज शाह तुगलक सबसे ज्यादा नहर का जाल बिछाया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में सबसे पहले नहर बनाने वाला, कृत्रिम सिंचाई का साधन उपलब्ध कराने वाला कौन था, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, और आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ये पहला है जिसने सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात में करवाया। इसी झील का मरम्मत अशोक ने करवाया और इसी झील का मरम्मत फिर यही रुद्रदामन करवाया, और रुद्रदामन फिर अभिलेख लिखा कि हम इसका मरम्मत करवाए, इसके पहले ये बनाए थे, ये मरम्मत किए थे। और अंतिम शासक जो है इसका नाम है स्कंदगुप्त, जो सुदर्शन झील की मरम्मत कराया। तो कई बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सुदर्शन झील से संबंधित कौन राजा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 राजा सुदर्शन झील से संबंधित हैं। और ये चारों कौन कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन एंड स्कंदगुप्त। ये चारों सुदर्शन झील से संबंधित राजा हैं। ये बिल्कुल दिमाग में आपका सेट हो गया होगा। अब अगला नंबर हम चलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख आपने अभी सुन लिया। इसके बाद हम लोग अगला चलते हैं, तो अगला में मान लो समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति सभी लोग जान रहे हो कि प्रयाग का मतलब प्रयागराज में है। प्रयाग प्रशस्ति वही अशोक का अभिलेख जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, उसी पे लिखा गया है। और इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन है। समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन कहां मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति में इसके विजय का वर्णन किसने लिखवाया, तो इसके दरबारी कवि है हरिसेन। हरिसेन ने ही ड्राफ्ट करवा के यहां पे लिखवाया था। यह अच्छा प्रश्न है। हरिसेन ने ही ड्राफ्ट करवाया समुद्रगुप्त के विजय अभियान को प्रयाग प्रशस्ति में लिखने के लिए। बस अब 1-2 और अभिलेख कर ले। अगला एक मान लेते हैं अच्छा अभिलेख है, गुप्त काल ही चल रहा है, तो अगला एरन अभिलेख की बात करें। एरन अभिलेख भी एक इंपॉर्टेंट है। और एरन अभिलेख ये भारत का पहला सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण यहां पे मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार सती प्रथा का अभिलेख कहां मिलता है, तो एरन अभिलेख मिलता है। और ये भानुगुप्त राजा है। और इसमें चर्चा मिलती है कि भानुगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ और इसमें इसका एक सेनापति है जिसका नाम है गोपराज। गोपराज मारा गया और इसके लाश पर इसकी पत्नी को सती कर दिया गया। तो गोपराज की पत्नी सती हो गई, जिंदा जला दी गई। ये पहली बार लिखा हुआ मिलता है ये यहां पे एरन अभिलेख में जो भानुगुप्त का है। तो अब हम समझते हैं एरन अभिलेख भी आपका क्लियर है। एक और अगर हम कर ले थोड़ा महरौली की अभिलेख की बात, महरौली अभिलेख की बात कर ले तो थोड़ा सा सुन लीजिए। 3-4 लाइन इस पर इंपॉर्टेंट है जो हम सुनते हैं। एक बार सबसे पहला इंपॉर्टेंट, महरौली दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में यह अभिलेख कहां है, जहां पे आपका जो है कुतुब मीनार स्थित है। कुतुब मीनार स्थित है। एक कुतुब मीनार कहां है, जहां कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, हम डिटेल इसकी चर्चा जैसे ही मेडाइवल शुरू होगा उसमें आएंगे। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, उसी में कुतुब मीनार, दिल्ली के महरौली में स्थित। उसी महरौली में एक लोहा मिला है, लोहा। अब लोहा मिला है तो इस लोहा पर चंद्र लिखा हुआ है। चंद्र, चंद्र।
और आपसे पूछेगा कि इस चंद्र की पहचान किससे हुई। चंद्र की पहचान किससे हुई है? तो इस चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से हुई है। और इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ये लोहा में चंद्र लिखा हुआ पहचान इससे हुई। और इसी का महरौली अभिलेख है, ये कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। तो ये आपका दिमाग में महरौली अभिलेख भी आ गया। एक अभिलेख की और चर्चा कर लेते हैं, और वो अभिलेख पिछले दिन आपको सुनाए थे, इसी का नाम था ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख की चर्चा पिछले क्लास में किए थे, उम्मीद है तुरंत याद आ जाएगा। आपको याद है हर्षवर्धन की सेना दक्षिण में जा रहा था, और दक्षिण में यहां पे पुलकेशिन द्वितीय, बस हो गया, अब आपको सब सीन याद आ गया होगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के विजय अभियान को रोक दिया, नर्मदा नदी से नीचे जाने से रोक दिया था। और ये पुलकेशिन द्वितीय का ही अभिलेख है जिसमें ऐहोल अभिलेख नाम है। और ऐहोल अभिलेख में ही पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा कि हम हर्षवर्धन के विजय अभियान को दक्षिण आने से रोक दिए। ये चीज अब आपका क्लियर हो गया। अभिलेख अब देखो आपको स्पष्ट कर दी। अब मजा आएगा, पूरे राजनीतिक जीवन खत्म, अब आपके होंगे इसमें टेस्ट। तब सिर्फ एक क्लास लेंगे, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, 3 बात के लिए 2 क्लास ले लेते हैं। पूरे हिस्ट्री एंशिएंट खत्म, ये नया डिजाइन का हो गया। आप लोग जो परंपरागत ट्रेडिशनल पढ़ रहे थे उससे अलग है। और अलग का मतलब है कि इसमें एक बार हम बंधन राउंड पे चले। इसमें अब जरा ध्यान दीजिए, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। YouTube पे इधर हम रेलवे ग्रुप डी के लिए लगातार बने रहेंगे। 7:15 से लेके 8:15 तक ये फिजिक्स के क्लास चलेंगे। जिन बच्चों का फिजिक्स कमजोर है, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस भी लिया था लेकिन फिजिक्स उल्टा पुल्टा है, पढ़ा उल्टा पुल्टा पढ़ा, नया क्वेश्चन के लिए मूड तैयार नहीं है, अब तक वैसा टीचर से ही पढ़ा जो केवल लड़वाने वाला है कि जो बोल दिए वो छप गया, वो ठगुआ छाप से दूर हो जाओ। जो बोल दिए लड़ गया, ये क्या बात है यार? जो बोल दिए लड़ जाए तो फिर कहना है। वैसे लोग को तुम अभी तो बहुत अच्छा लगेगा कि वाह बेजोड़ है, परीक्षा हॉल में गाली दोगे उसको। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ मेरा संबंध एक कॉमर्शियल बन के रह जाए। जो रियलिटी है तुमको समझना होगा। रियलिटी है कि तुम्हारे मन को नए क्वेश्चन के लिए तैयार करना होगा, और उसके लिए कंसेप्ट चाहिए। और वो चीज आपको पूरा का पूरा YouTube पे अभी लगातार 8-10 दिन चलेगा। YouTube परिवार के जो लोग हैं, जम के इसमें लाइव में फायदा उठाना, क्योंकि लाइव के बाद ये वीडियो प्राइवेट हो जाएंगे, जो हमारे पेड कोर्स के बच्चों को मिल जाएगा। बाकी इसमें अभी जो दरोगा बैच है, ये दरोगा बैच का भी हमने सोचा है पूरा प्राचीन भारत, अभी 2 दिन और टेस्ट 1-2 दिन, अभी सब पूरा प्राचीन भारत तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा देंगे। ये तो हमारी बात हो गई आपके लिए। बाकी हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। कई बच्चे जो एडमिशन पेड कोर्स में लिया होगा, वो लगातार डेली प्रेशर बनाता है कि सर पैसा किस लिए दिए जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे। लेकिन हमने देखा कि चलो मैक्सिमम कुछ बच्चे का कल्याण भी हो जाए, हमारी भी जो कुछ सीमाएं हैं वो बच्चे भी वहां पे समझ लें, और दोनों एक दूसरे की जब मजबूरी समझेंगे तो जिंदगी अच्छा से चल पाएगा। और इसीलिए हम लोग इसमें अभी आपका लगातार एक दरोगा का क्लास भी अभी 3-4 दिन पूरे प्राचीन भारत आपको यहां कंप्लीट कर देंगे टेस्ट के साथ। तब मध्यकाल से फिर ये एप्लीकेशन पे चला जाएगा एडमिटेड बच्चे के लिए, फिर मेडाइबल मॉडर्न अपना उन लोग का होगा। इधर फिजिक्स की जो मैकेनिक्स मेन आत्मा है वो यूट्यूब पे लगातार लाइव होगा, वो आप अपना बने रह सकते हैं। तो कल से एकदम 7:15 से एकदम तैयार रहिएगा, और उसके बाद सब चीज हम लोग एकदम इसको फिट ढंग से करेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक, कल हम लोग इससे आगे टेस्ट लगाएंगे। कल पूरे टेस्ट चलेगा, इसमें जहां तक पढ़े हो उतना से टेस्ट होगा। तो आज का क्लास यहीं तक। सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहना, उसमें देखते हैं हम छुट्टी में जब होंगे तो आपके लिए PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। तो टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर से जुड़े रहोगे, वहां PDF और अन्य जानकारी रूटीन संबंधी सब आपको मिल जाएगा। बहुत आभार और धन्यवाद। एक बार जाते जाते लाइक का बटन, नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि
जानकारी कभी भी रहे तो आपको सबसे पहले मिल जाए। बहुत आभार और धन्यवाद सभी को।